गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है इमरान खान और बार बार इंट्रोडक्शन अब मैं नहीं दूंगा। जो लोग मुझे नहीं जानते पिछले वीडियोस देख लो। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए। आज का जो टॉपिक है हमारे वीडियो का वो है बिल्ट अप बीम, पेज नंबर 249 आपकी बुक में DSMS की। इसमें आपका ये टॉपिक मिलेगा बिल्ट अप बीम का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संगठित धरण। अभी तक हमने जो बीम्स पढ़ी हैं वो सिंगल सेक्शन रोल्ड बीम्स पढ़ी हैं, चाहे वो ज़्यादातर आई बीम ही हमने पढ़ी है। आपके कोर्स में भी आई बीम ही है और आई सेक्शन ही सबसे ज़्यादा बीम के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो आई बीम का हमने एनालिसिस भी किया। एनालिसिस में हमने जब उसकी सामर्थ्य निकाली, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला, और उसके बाद पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एक सेक्शन को कैसे डिज़ाइन करना है। तो नाउ द नेक्स्ट सेक्शन विच कम्स अप इन योर सिलेबस इज बिल्ट अप बीम। बिल्ट अप बीम आइए देखते हैं क्या है ये। हाँ, बुक कहती है जब दो या अधिक इस्पातीय खंडों को रिवेट या वेल्ड द्वारा जोड़कर एक खंड बनाया जाता है तो उसे संगठित खंड कहते हैं। यानी कि जब एक खंड में आप एक्स्ट्रा कुछ कंपोनेंट्स ऐड करते हो वेल्ड करके या रिवेट के द्वारा, तो उसे हम बिल्ट अप बीम कहते हैं। अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करोगे तो देखिए, गूगल पे सर्च करने पे बिल्ट अप बीम कई सारे सेक्शन आपको इमेजेस में मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक आई सेक्शन है, इसमें ऊपर एक चैनल सेक्शन ऐड किया है और नीचे एक प्लेट जोड़ी है। ठीक है, इसी तरह अलग अलग देखिए यहाँ पे भी एक आई सेक्शन है, उसमें ऊपर एक प्लेट लगाई है, नीचे एक छोटी प्लेट जोड़ी है उसके साथ। और इसी तरह से कई सारे बहुत सारे सेक्शंस ऐसे बन जाते हैं एक कंपोनेंट्स में दूसरे कंपोनेंट को वेल्ड करके या बोल्ट से या रिवेट से उसको जोड़ के, उसे हम कहते हैं बिल्ट अप सेक्शंस। अब बिल्ट अप सेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये यहाँ पे देखेंगे। संगठित धरण का प्रयोग। पहला कारण क्या है? स्पैन। जब स्पैन बहुत ज़्यादा हो यानी विस्तृति अधिक होने पर धरण पर आने वाले भारों को वहन करने हेतु एक आई खंड का परिच्छेद मापांक पर्याप्त ना हो। यानी कि जो आप याद करो, जब आप पिछले क्वेश्चंस में जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो मैंने कहा था सेक्शन जब हम सेलेक्ट करते हैं तो दो चीज़ों पे सेलेक्ट करते हैं। पहला होता है सेक्शन मॉड्यूलस, दूसरा है उसकी डेप्थ। ठीक है, तो सेक्शन मॉड्यूलस जितना हम कैलकुलेट कर रहे थे उससे ज़्यादा हम टेबल में देखते हैं। सपोज़ अगर सेक्शन मॉड्यूलस बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपने कैलकुलेट किया और वो बहुत ज़्यादा आया और उससे ज़्यादा वैल्यू का सेक्शन मॉड्यूलस टेबल में अवेलेबल नहीं है, यानी कि टेबल में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो आपका लोड जो क्वेश्चन में दिया है वो वहन कर सके। ठीक है, तो स्पैन ज़्यादा होने पे क्या होता है, जब स्पैन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मोमेंट जनरेट होता है। तो मोमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा सेक्शन मॉड्यूलस यानी कि Z अधिक होगा। ठीक है, तो पहला कारण ये है कि जब स्पैन ज़्यादा होता है तो हमें बिल्ट अप बीम की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है धरण में विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन, जो मैक्सिमम है वो L/325 लिमिट है, मैंने पहले भी बताया है। जब आपका एक्चुअल डिफ्लेक्शन जो आप कैलकुलेट करते हो फॉर्मूला लगा के, जैसे UDL के केस में WL की पावर 4/384 EI, तो अगर वो वैल्यू आपकी इस वैल्यू से ज़्यादा आ रही है तो आपको एक बिल्ट अप बीम की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक, फिगर एक बार देखते हैं इसका। यहाँ पे एक आई सेक्शन है, ठीक है, ISWB 400। इसमें क्या किया इन्होंने, ऊपर एक प्लेट जोड़ दी और नीचे भी एक प्लेट जोड़ दी है। ठीक है, तो ये सेक्शन क्या कहलाएगा, बिल्ट अप सेक्शन। अब इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। संगठित खंडों के गुण धर्म। तो संगठित खंड यानी बिल्टअप सेक्शन का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, वो आपका आई सेक्शन का एरिया प्लस जो फ्लैट है,
जो ऐड की हैं दोनों तरफ, यहाँ पे एक ऊपर फ्लैट ऐड करी है और एक नीचे यहाँ पे ऐड करी है। तो जैसे ऊपर जो है इसका साइज़ है 400, इसकी लंबाई है पट्टी की और थिकनेस है 16 mm, तो इसका एरिया हो जाएगा 400 बाय 16। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाली का भी सेम है, तो उसका भी एरिया 400 बाय 16 हो जाएगा। और आई सेक्शन का एरिया आपको स्टील टेबल से मिलेगा। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, आई सेक्शन का एरिया प्लस फ्लैट्स का एरिया जो भी ऐड की गई हैं वो हो जाएगा ग्रॉस एरिया। इसके बाद बिल्टअप सेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेस, एवरेज शियर स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन की जो लिमिट्स हैं वो पहले जो सिंपल सेक्शन में होती थी सेम यहाँ पे भी लागू होंगी, बस उसको कैलकुलेट करने का थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे भी m आपका अधिकतम बंकन आघूर्ण, I उदासीन अक्ष पर कुल जड़त आघूर्ण। उदासीन अक्ष कौन सा है आपका, ये वाला x एक्सिस। ठीक है, यही आपका उदासीन अक्ष है। yc संपीड़न रेशों की उदासीन अक्ष यानी न्यूट्रल एक्सिस से अधिकतम दूरी। yc मतलब y ये डेप्थ है और c मतलब कंप्रेशन। तो कंप्रेशन किधर होगा, बीम में, सबको पता है कंप्रेशन टॉप फाइबर में होता है। तो सबसे ऊपर वाली जो सतह है ये वाली, यहाँ से और नीचे यहाँ न्यूट्रल एक्सिस तक, एक्सिस तक की दूरी yc कहलाती है। यहाँ पे दिया हुआ है yc है ना, 216 कैसे हुआ, सेक्शन की डेप्थ 400 है तो उसका हाफ हो गया 200 यहाँ तक, और 16 mm की प्लेट है तो 200 + 16 टोटल हो गया 216, ये आपकी yc है। इसीलिए सिमिलरली yt नीचे वाली जो डेप्थ होगी वो भी 216 होगी क्योंकि आपकी प्लेट सेम है ऊपर नीचे। इसके बाद है सिग्मा BC, ये आपका अधिकतम बंकन प्रतिबल है संपीड़न में, और सिग्मा BT अधिकतम बंकन प्रतिबल है तनन यानी टेंसाइल एरिया में। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो इसके बारे में। आगे देखिए क्या कह रही है बुक। सामान्यतः संगठित खंड उदासीन अक्ष पर सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे मैंने आपको ये सेक्शन एक दिखाया है, ये सेक्शन आपका सिमेट्रिकल है यानी कि समान है, अक्ष के दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी समान है। ठीक है, एक्स के ऊपर भी सेम प्लेट लगी है और उसके नीचे भी सेम प्लेट लगी है, और आई सेक्शन भी आपका इक्वल है। और वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अलोंग भी सेक्शन आपका सिमेट्रिकल है दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ एरिया बराबर हैं, डायमेंशंस इक्वल हैं, तो वो सिमेट्रिकल होते हैं, जिसके फलस्वरूप yc और yt की दूरियां समान हो जाती हैं सिमेट्रिकल सेक्शन में। और खंड उदासीन अक्ष यानी न्यूट्रल एक्सिस पर समामित सिमेट्रिकल होने के कारण खंड का x अक्ष व उदासीन अक्ष एक होंगे। ठीक, तो x एक्सिस ये वाला और न्यूट्रल एक्सिस सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए सेम रहेंगे। INA और IXX हमें टेबल से मिलेगा आई सेक्शन का। इसके बाद सेम आपकी यही बेंडिंग इक्वेशन सिग्मा BC देखो निकालने के लिए बेंडिंग इक्वेशन का यूज़ किया है। m/i = सिग्मा/y होता था, y हम यहाँ पे ले गए तो सिग्मा BC = myc/i। क्योंकि हम सिग्मा BC निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे y की जगह yc रखेंगे। ठीक है, सिग्मा BT के लिए फॉर्मूला दिया है विच इज़ इक्वल टू सिग्मा BC इंटू तनन फ्लेंज, टेंसाइल फ्लेंज का टोटल एरिया ग्रॉस एरिया डिवाइडेड बाय टेंसाइल फ्लेंज तनन फ्लेंज का शुद्ध क्षेत्रफल। ये आगे जब क्वेश्चन आप करोगे तब आपको ये और समझ में आएगा, हाल फिलहाल के लिए आपको ये याद करके रखना है। इसके बाद है औसत अपरूपण प्रतिबल। संगठित धरन में औसत अपरूपण प्रतिबल का मान निम्नवत ज्ञात होगा। ये फॉर्मूला दिया है, सेम फॉर्मूला है जो आप लोग सिंपल बीम के लिए यूज़ कर रहे थे।